अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, शहबाज हुकूमत ने IMF के मुतालबात मान लिए हैं। पाकिस्तान ने IMF से सब्सिडीज़ पर ख़त्म करने पर इतफाक़ कर लिया है और कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रखने पर भी जोर दिया है और इसके साथ साथ पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। IMF पाकिस्तान को मजीद $2 अरब देने को भी तैयार है और इसी हवाले से मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जब IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद ऐलान किया है कि अब मुश्किल फैसले करने होंगे और IMF का एक तरफ जहां पर यह बात हुई वहीं पर IMF ने इमरान खान हुकूमत की कामयाब मौशी पॉलिसीज का भी एतराफ़ किया है। वो क्या क्या थी उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, नई हुकूमत आने के बाद मुल्क को एक नया बहरान भी सामने नजर आ रहा है। मुल्क में तवानाई बहरान इस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट हो चुका है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डीजल के साथ साथ बिजली भी गायब हो रही है और किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे आइंदा आम इंतखाबात कब होने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में हम एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। PTI फंडिंग केस जो है वो 30 दिन में फैसला सुनाने का जो हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया गया है और पार्टी फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे PTI मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहिरे कर रही है, उस पर बात करेंगे। नाजरीन, मेरे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद है ज़ियाकार अदील वड़ाइच और स्काइप के थ्रू हमें साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना और माहिर मौशियात मुज़म्मिल इस्लाम साहब ने भी ज्वाइन किया है। मुज़म्मिल इस्लाम साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। सबसे पहले ये बताइएगा, कहा जा रहा था कि ये मुज़ाकरात मुश्किल होंगे, शायद मुतालबात ना माने जाएं, लेकिन ये शहबाज हुकूमत ने IMF के तमाम मुतालबात मान भी लिए हैं और उसके साथ साथ इस वक्त पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतें बढ़ाने का भी ऐलान किया है। सर, कहिएगा, जब यही तमाम चीज़ें आपकी हुकूमत में हो रही होती थी तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता था, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी है। एक तरफ जहाँ पर ये हुकूमत ये सेलिब्रेट कर रही है कि हमारे मुतालबात या जो मुज़ाकरात थे IMF से वो कामयाब हुए हैं, लेकिन बैक एंड पे अवाम को ही मसला हो रहा है, अवाम के लिए ही बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए मारिया, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस हुकूमत के साथ वो हो रहा है जो शायद किसी हुकूमत के साथ ना हुआ। आपको याद होगा कि जब हम 2001-2 के बाद अमेरिका के कोalition पार्टनर बने थे अफगानिस्तान की वॉर में, तो लोग भी हमारे मरते थे, सारा कुछ हम करते थे और अमेरिका में कहते थे डू मोर। तो हम यही शिकायत करते थे कि यार हम इतना कुछ कर रहे हैं, कुर्बानियां हम दे रहे हैं और हमें ये जो है आके कहते हैं डू मोर। तो यही कल जो है मिफ्ताह इस्माइल और उनकी जो है टीम के साथ हुआ। वो वाशिंगटन गए, उन्होंने वाशिंगटन में गए, IMF वालों ने कहा कि आप तेल की कीमतें बढ़ाएं, इन्होंने कहा यस सर। उन्होंने कहा बिजली की कीमतें बढ़ाएं, इन्होंने कहा यस सर। इन्होंने कहा तरक्याती अखराजात खत्म कर दें, इन्होंने कहा यस सर। इन्होंने कहा स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तार बनाएं, इन्होंने कहा यस सर। फिर उसके बाद इन्होंने कहा सर हमें पैसे दे दें, उन्होंने कहा आप ये जाएं वापस, ये काम करें, 6 के बजाय 8 देंगे। फिर उसके बाद एक बजट भी बनाएं जो अगले साल का बजट है। हम एक अपना नुमाइंदा भेजेंगे, नेथन। अब ये होमवर्क दिया है कि आप ये होमवर्क करें जाके, वो नेथन आके चेक करेगा आपने होमवर्क सही किया है, फिर हम फैसला करेंगे कि हमने पैसे देने के नहीं देने। तो ये जो मीडिया में कल से तासुर, ये वही मीडिया है जब हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता था तो हमें कहते थे कि आप ये पूरी नहीं कर सकेंगे शराइत। और दूसरी बात, फिर ये कल मीडिया के थ्रू लीक किया गया कि $2 अरब की तौसी कर दी गई है और मजीद 9 महीने की तौसी कर दी गई है। IMF की आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, उसका कहीं पे जिक्र तक नहीं है। उन्होंने लिखा है कि यस सर पार्टी ने, जो PDMIF हो गई है, उन्होंने कहा है कि $2 अरब की हमें तौसी दे दें 1 साल के लिए प्रोग्राम की। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने कोई अप्रूवल नहीं दिया। तो ये भी एक कौम से झूठ बोला गया। तो अब माशाल्लाह से अब ये किस मुंह से सामने आएंगे? ये मिफ्ताह इस्माइल साहब, यही जो अभी तस्वीर भी चल रही है इनकी, इन्होंने जो है ना जनवरी 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस वक्त पेट्रोल का रेट था 137 रुपए और इन्होंने कहा था कि इस पाकिस्तान में किसकी सकत है 137 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने की। अल्हम्दुलिल्लाह आज 150 रुपए है और उसको कहते हैं ये सस्ता तरीन पेट्रोल है पूरी दुनिया का पाकिस्तान में, और ये कितना सस्ता दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपको पता है 1 महीने पहले महंगाई मार्च हुआ था,
जिसको मरियम और हमजा ने, उसका नाम था महंगाई मुकाम मार्च। फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने से पहले बोले थे कौम में भूख है, कौम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रही, दूध नहीं बच्चों को मिल रहा, बच्चे बिलक रहे हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि ये जो है IMF की डील गलत है, इसको खत्म कर देना चाहिए। बाकी पूरी PMLN कह रही थी कि ये जो है स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया, और कल इन्होंने जाके ये सारी बातें मान ली। अब इस सारी चीजों में आपको पता है महंगाई शायद पाकिस्तान में 20% पे चली है, तो वो कहां गई भूख, वो कहां गए वादे, और अब हमें कहते हैं कि हमने इन पे बारूदी सुरंगें बिछा दी, लैंड माइंस बिछा के चले गए। ये कैसी बारूदी सुरंगें थी? आप लोगों के साथ मैंने 10 प्रोग्राम किए, और मारिया आप तो सबसे ज्यादा लड़ाई करती थी मेरे से। हमने जून 2021 से लेके जनवरी 2022 तक 14 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी, 14 दफा। और हम कहते थे आलमी मार्केट में आलमी महंगाई है ये, और ये 14 दफा यही टोला आके कहता था पेट्रोल बम मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और अब क्या बातें कर रहे हैं। और आज हालत ये है कि पूरे पंजाब में डीजल ही नहीं मिल रहा। इनके यारों दोस्तों ने या इनके जानने वालों ने डीजल जो है गायब कर दिया कि जब ये कीमत बढ़ाएंगे फिर महंगी कीमत पे बेचेंगे। तो ये हाल हो गया है, और पेट्रोल पंपों में लाइनें लगी हुई हैं, और जो है इस वक्त गंदम की फसल कटनी है, अगर वो टाइम पे नहीं कटी, वैसे ही गर्मी पड़ रही है, कितना नुकसान हो जाएगा। तो अब पता लगेगा लोगों को कि असल में नाअहल कौन है। ठीक है अदील, आपके मैं मुजम्मिल साहब से सवाल करना चाहूंगा। जी 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 मुजम्मिल साहब, ये जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वैसे तो बड़ा आसान काम हो गया आपके लिए, आपको बड़ा डिफेंड करना पड़ता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के गैर मकबूल फैसलों को, लेकिन यही गैर मकबूल फैसले आप भी किया करते थे, यही पेट्रोल की कीमतें आप भी बढ़ाया करते थे। अब वही काम जब नई हुकूमत को करना पड़ रहा है तो जाहिर है वो ग्राउंड रियलिटीज पर वो फैसले करने पड़ रहे हैं, और ये आपको भी पता है। पहली बात तो ये है, मेरा ख्याल है आपको भी अंदाजा हो गया कि तनकीद करना बहुत आसान होता है और डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, और आज आप तनकीद जो कर रहे हैं ऑलमोस्ट उन्हीं फैसलों के हवाले से कर रहे हैं जो काम आप खुद किया करते थे। और आप क्या ये नहीं समझते कि ये जो तोसी मिली है इस प्रोग्राम में और मजीद $2 अरब मिलने जा रहा है, ये नई हुकूमत के लिए एक अचीवमेंट भी है? पहली बात तो ये कि तोसी मिली नहीं है अभी तक, और दूसरा ये रकम तय नहीं हुई। तीसरा ये कि ये अगले साल मतलब ये इन्होंने 9 महीने की तोसी मांगी, ये गए थे नया प्रोग्राम मांगने। IMF ने इनको कह दिया कि नया प्रोग्राम हम नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आपकी हुकूमत पता नहीं 1 महीने की है या 1.25 साल की है, आप इसमें तोसी ले लें, और जब नई हुकूमत आएगी इलेक्शंस के बाद तो हम बाकायदा उससे प्रोग्राम करेंगे। दूसरी बात यह कि मैंने अदील बिल्कुल खुदा न खास्ता तनकीद नहीं की, मैंने नशर मुकर्रर किया है जो ये पिछले 1.5 महीने से बोल रहे थे। कल मैंने एक अपना ट्विटर पे जो है पैगाम भी छोड़ा, यही बात की थी जो आपके साथ की, और आखिरी में मैंने बोला कि उस वक्त आप भी गलत थे और अभी मैं भी गलत हूं, और अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो फैसला कर लें कि मईशत को सियासत से दूर कर दें, मईशत को मईशत की तरह चलाएं, सियासत को सियासत की तरह चलाएं। ये मैंने कल बोला था, और मैं अभी आपके तवस्सुत फिर बोलता हूं कि अगर मैं बोलूंगा कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, गलत बढ़ा रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं, बढ़ानी जरूरत है। लेकिन जब हम बढ़ाते थे तो ये हमारे साथ करते क्या थे, और फिर कहते थे कि हम जब $90 का पेट्रोल था तो हम 70 रुपए का बेचते थे, और अब 170 रुपए का करने जा रहे हैं। ठीक है, हम जब बात करते थे कि रुपए की कमजोर करना है, कल मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया, मैंने तो नहीं कहा 170 का होगा, ये तो 100 रुपए की डॉलर की बात करते थे। तो बात ये कि मईशत को सियासत से अगर अलग कर देंगे हम तो ये पूरे मुल्क के लिए अच्छा होगा, ये PTI वालों के लिए भी अच्छा होगा। इस हुकूमत अभी आज ये है, कल हम आएंगे, ये कल ये फिर वही ड्रामा कर देंगे। लेकिन अफसोस क्या है, ये 40 साल से हुकूमत कर रहे थे, और ये जो दाव पेच आपस में एक दूसरे के खिलाफ लगाते थे, ये इन्होंने हमारे साथ खेलना शुरू कर दिया। हम तो पहली दफा हुकूमत में आए थे, तो हमने तो अभी मजबूरी में, अभी भी आप मेरे अलावा बता दें कौन सा PTI का सियासतदान है जिसपे इसकी तनकीद की हो। हमें ग्राउंड रियलिटी का पता है, हम मुल्क में मायूसी नहीं फैलाना चाहते, ये मायूसी फैलाते थे। अभी भी ये आए हुकूमत में, पहले दिन आके काबीना को गलत एदादो शुमार दे दिया कि $12 अरब का करंट अकाउंट खसारा को इन्होंने $20 अरब बोल दिया। 2,500 अरब 9 महीने में बजट खसारा किया, इसने कहा 6,500 अरब हो जाएगा, बाद में 5,600 कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए कि पता नहीं हमें बहुत बुरी चीजें मिली और हम उसको अच्छा कर देंगे।
जब आप ऐसे मुज़म्मिल साहब, आदाद-ओ-शुमार आज देंगे। ऑन रिकॉर्ड ये चीजें वाजे भी कर दें वैसे कि ये जो आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप खजाना खाली छोड़कर गए हैं। 2018 से अगर कंपेयर करें आज 2022 को, जब आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली और आज जब आप पीएमएलएन और इन इत्तेहादियों के लिए हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? लोगों को यही बताया जा रहा है कि खजाना खाली छोड़ के गए। देखिए, अब ये क्या कर सकते हैं? अगर हम खजाना खाली छोड़ के गए, इनके पहले दिन आके वजीर आजम ने पेंशन बढ़ा दी, साद रफीक ने जो है ट्रेनों के किराए सस्ते कर दिए, ठीक है। इन्होंने आज 15 दिन हो गए, 68 अरब रुपए जो है उसकी वो भर दी, सब्सिडी भर दी पेट्रोल की और उसकी। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कल महंगी तरीन पाकिस्तान की LNG खरीदी $350 मिलियन की। हमने जाते जाते $1 अरब रिकोडिक का उतार दिया, $2.5 अरब चाइना का कर्जा एक शॉट में उतार के गए। ये खजाने खाली होते तो इस तरह कर्जे कैसे उतार सकते थे? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये झूठ क्यों बोलते हैं इतना। इनको अब ये वो 1990 का दौर नहीं रहा, इंटरनेट का दौर रहा। खसारे की बात बता रहा हूँ, $12 अरब खसारे को $20 अरब मुज़म्मिल साहब, खसारे से बात याद आई, IMF ने इत्तराफ़ भी किया है कि इमरान खान की हुकूमत ने बहुत सारी कामयाब मौशी पॉलिसी सामने आई हैं। इस हुकूमत के दौरान पाकिस्तान की GDP ग्रोथ में इजाफा हुआ है, महंगाई, करंट अकाउंट खसारे और बेरोजगारी में कमी आई है। तो फिर आए दिन IMF की तरफ से शराइत टफ क्यों हो रही हैं जबकि पाकिस्तान बेटर परफॉर्म कर रहा है? देखिए, सिंपल सी बात है, IMF आपके साथ 22 प्रोग्रामों में आ चुका हुआ है और अब तक जो है वो हर दफा एक ही बात है कि आप जाते हैं फिर उनसे कर्ज मांग लेते हैं। तो अब IMF जो है वो ये कहता है कि भाई आप जो हैं एक दफा ये तमाम मसाइल को अपने जो है हल करें, और ये पेट्रोल पूरी दुनिया में कोई सब्सिडी नहीं दे रहा, आप क्यों दे रहे हैं? डीजल में क्यों दे रहे हैं? आप जो है बिला वजह में बिजनेस को क्यों मुराद दे रहे हैं? प्रॉब्लम हमारा क्या है? आप अपने खसारे को कम करें। हमने एक कोशिश की और हमने, जब आपको याद होगा, आपने खुद कहा था कि अब आप पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए लीटर हर महीना बढ़ा रहे हैं, आवाम पे बोझ डाल रहे हैं। वो हम कोशिश कर रहे थे और हमें 18 रुपए लेवी पे भी ले आए थे, लेकिन इन्होंने इतनी बदतमीजी की, पेट्रोल पंप मार दिया, गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो असल में बात यह है कि जब तक हम अपने आप को खुद नहीं सुधारेंगे, हम नहीं सुधर सकेंगे। जब स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी थी ताकि कोई कर्जा ना ले हुकूमत, ताकि वो, इन्होंने आके उसमें कहा कि मुल्क का सौदा कर दिया। अब कल इनके वजीर खजाना वहां बैठ के बोल रहे हैं स्टेट बैंक की तो खुद मुख्तारी होगी और वो बहुत अच्छी चीज थी। तो बात यह कि हमें वी हैव टू बी ऑनेस्ट। जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे, अब इनकी डिसऑनेस्टी की वजह से, मैं आपको एक बात बताऊं, कल इन्होंने जब बोला ना यस सर, यस सर, यस सर, उसके बाद उन्होंने इनकी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा वापस जाओ, ये काम करो, फिर नेथन आएगा, नेथन चेक करेगा। यानी कि क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो गई, क्योंकि आज से 2 महीने पहले यही वजीर खजाना कहता था जैसे हुकूमत में आएंगे हम स्टेट बैंक के बिल को खत्म कर देंगे, हम IMF के प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। अब ये उल्टा 1 साल की तौसी मांगने चले गए कल उनसे। तो वो किस तरीके से इनको एंटरटेन तो आप भी समझते हैं मुज़म्मिल साहब, ये तो आप भी समझते हैं कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाना वक्त की जरूरत है, ये तो आप भी समझते हैं डीजल की कीमत बढ़ाना वक्त की जरूरत है, और इस वक्त एक जो शॉर्टेज और एक बड़ा बहरान जो सामने आ रहा है वो भी गालिबन शायद इसी वजह से है कि लोगों ने जहीरा अंदोजी शुरू कर दी है। और ये जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये हुकूमत को, जाहिर है हुकूमत में आकर चीजों को देखना और अपोजिशन में बैठ कर देखना, ये बड़ा फर्क होता है। ये जो एक नया बहरान सामने नजर आ रहा है, एक तवानाई का बहरान सामने नजर आ रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बात यह है कि तवानाई का बहरान 20 दिन पहले तो नहीं था, लोड शेडिंग ऐसी तो नहीं थी। मैं इसकी एक अच्छी सी मिसाल देता हूं सबको। एक बहुत पुरानी खटारा गाड़ी अगर हो और उसका एक मालिक जो है साल से चला रहा हो, तो उसको पता होता है कि किस वक्त ये गाड़ी ने खराब होना है, किस वक्त ये गाड़ी रुक जाएगी, तो वो उसके हिसाब से उसको चला रहा होता था ताकि वो गाड़ी चलती रहे, रुके ना। एकदम उसका मालिक चेंज हो जाए और एक नया मालिक आके उसको खरीद ले, तो उसको उसकी रूटीन नहीं पता होती और वो उसको जगह जगह खड़ा कर देगा और वो जो है उससे गाड़ी नहीं चलेगी जब तक वो 2-4 महीने से यूज टू नहीं हो जाएगा। तो हम जो है एक बीमार मईशत को और एक खत्म मईशत को लेके चले थे और हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर रहे थे, और हमें पता था जब सर्दियां आ रही हैं तो गैस की लोड शेडिंग को कैसे हमने कंट्रोल करना है, बिजली को किस तरह हमने CNG स्टेशन बंद करने। इन्होंने आके जो है ना एकदम कब्जा किया एक तो, फिर उसके बाद इनको ये नहीं पता था कि अभी तक तवानाई का वजीर नहीं है, आपको पता है, वो एक BNP मैंगल के लगाए में। जब 21 दिनों से तवानाई का वजीर ना हो
तो फैसले कौन करेगा कि बिजली किस तरह बननी है, पेट्रोल कहां से लाना है, गैस किस तरह देनी है, तवानाई को किस तरह मैनेज करना है। आज जो डीजल की शॉर्टेज है, जब उसका वजीर ही ना हो, और फिर इल्जामात लगा दिए कि पिछली हुकूमत ने जो है कारखाने बंद करवा दिए, उनकी मेंटेनेंस नहीं कराई। भाई तमाम के तमाम बिजली घर प्राइवेट निजी सेक्टर में है, वो हुकूमत तो उनसे बिजली खरीदती है, फंदा उनकी कोई प्लांट। फंदा तो मुजम्मिल साहब आप तैयार करके गए थे जब नजर आ मुसम्मिल साहब, मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने एलएनजी टाइम पर नहीं खरीदी जब सस्ती थी, अब हमें ये काम करने पड़, आपकी हुकूमत का काम था। देखिए मुसद्दिक मलिक बेचारा जो है ना, उसको कुछ पता ही नहीं है। एलएनजी तो नवंबर से जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे वो जो है नहीं आ रहे, डिफॉल्ट कर रहे हैं। हमने पूरी सर्दियां गुजार दी, गैस की लोड शेडिंग हुई, लेकिन उसको मैनेज किया किसी तरीके, कारखाने नहीं बंद होने दिए। एक्सपोर्ट्स आप देख लें रिकॉर्ड बना रही है। और मुसद्दिक मलिक ने जो इनकी हुकूमत ने जो एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट किए थे, मजे की बात है वही डिफॉल्ट किए। और जब सस्ती एलएनजी हुई 1-2 महीने के लिए, तो वो सिर्फ 1-2 महीने के लिए खरीदी थी, वो सालों के लिए नहीं। इन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए थे वही डिफॉल्ट कर गए। अब उन्होंने तारीख की सबसे महंगी एलएनजी खरीदी है। मैं आपके तवसत एक बात बता दूं, जो जुलाई अगस्त के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आएगी, अभी 4 रुपए यूनिट लगती है इजाफी आपकी बिजली पे, ये 8 रुपए यूनिट पे चली जाएगी। और इतना बुरा इन्होंने जिस रेटों पे कल जो एलएनजी खरीदी है और जिस रेटों पे ये कोयला खरीद रहे हैं, इस वक्त ये सिर्फ इनके जहन में जो है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों किया इन्होंने। ये इतना बड़ा जो है आगे आने वाले दिनों में तिजारती खसारा, और जो आवाम पे बिजली का और जो है इसका गैस का, अभी तो ये गैस भी उनको आईएमएफ से बात मानकर आ गए, गैस के रेट भी बढ़ाने वाले हैं। सर ये तो यही तो उनका आने वाले पॉइंट है कि दिनों अब में महंगी खरीदनी पड़ेगी। आपकी हुकूमत के दौर में जब सस्ती थी तब खरीद लेते आपकी हुकूमत। मेरी बात सुने मारिया, टमाटर की फसल आई, और टमाटर की फसल आई तो एकदम जो है 100 रुपए से टमाटर का रेट 20 रुपए हो गया। आप कितने दिन के टमाटर खरीद लेंगे? 10 दिन के, 15 दिन के, 1 महीने के लिए? आप पूरी जिंदगी का खरीद लेंगे कि टमाटर के उस 20 रुपए का उस दिन? तो एलएनजी का रेट स्पॉट मार्केट में नीचे आया। आप जो है इधर आप एलएनजी पाकिस्तान में आती है, साथ ही आपको पाइपलाइन में डालनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप 1000 साल की एलएनजी खरीद के और वो सारी पाकिस्तान में उतार लेंगे। मुसद्दिक मलिक को अगर इतनी समझ होती तो क्या बात थी बेचारे को। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए आ जाते हैं। अब आए ना, ये कहते थे हम तजर्बेकार टीम है, हम ये है, हमारा तजर्बा ये है। अभी तो मैं इनके तजर्बे ही देख रहा हूँ अभी आजकल। अदिल आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, अब आपका स्काइप वर्क कर रहा है। मुजम्मिल साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि फंदा तो तैयार किया था ना जब ये नजर आ रहा था कि हुकूमत जा रही है, और उस वक्त एक बड़ा पॉपुलर फैसला किया गया, अगरचे अवाम के लिए वो बड़ा फायदेमंद फैसला था, लेकिन उस फैसले की वजह से मुल्क के खजाने पर बोझ तो पड़ा। वो जो सब्सिडी दी, अब आपको भी ये इस बात का अंदाजा है कि वो ज्यादा देर कायम नहीं रखी जा सकती। आपकी भी अगर हुकूमत बच जाती तो उसको ज्यादा देर कायम नहीं रखा जा सकता था। तो जो नई हुकूमत का ये शिकवा है कि हमारे लिए फंदा तैयार किया गया, मुश्किल में तो आपने डाल दिया ना नई हुकूमत को। नहीं अदिल, ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ये जो है फंदे तो ये डाल के गए थे, उस वक्त एलएनजी मंगा दी और एलएनजी को कंज्यूमर के रेट पे इन्होंने डाल दिया। इतने महंगे बिजली के जो है ठेके करके चले गए, कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए। हमने तो ये 4 महीने के लिए की थी, और इसके हमने पैसे भी अरेंज किए थे। हमने 5800 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा था इस साल का, हम 6100 से ऊपर जा रहे हैं। और इसमें भी टैक्स हमने पेट्रोल का छोड़ दिया उसके बावजूद। तो ये पूरी सब्सिडी 250 अरब की थी, और कोई ऐसी नहीं थी। जिस 8000 अरब जिस मुल्क का बजट हो, 200, 250, 300 अरब रुपए अगर इजाफी खर्च कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलत बात कर रहे हैं, और हमने उसके जो है पैसे भी अरेंज करके रखे हुए थे। ये मसला इनके साथ ये है कि इनको अंदाजा नहीं था कि ये मईशत को किस तरीके से हम अच्छे तरीके से चला रहे थे। ये अब इनके आके हाथ पैर फूल गए। अब चाइना ने इनको पैसे नहीं दे रहा, जो हम तैयार करके चले गए थे, चाइना ने इनको पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब से अगले हफ्ते ये जा रहे हैं मांगने के लिए, सऊदी अरब ने भी इनको इशारा दे दिया कि आप आईएमएफ से डील लें, हम नहीं दे रहे पैसे। ये समझ रहे थे कि हम आएंगे तो हमें लोग जो है पैसे हम पे निछावर करेंगे और हम जो है चीजों को संभाल लेंगे। अब इनकी हो गई टांगे जैसे कापे टांगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा। देखिए, सूबा चलाना और मुल्क चलाना बहुत बड़ा फर्क होता है। सूबा ये है कि आपको ये इसी तरीके से है कि अगर आपको आपका चैनल तनख्वाह दे दे, बेशक आपके चैनल को इश्तिहार आए ना आए, उसको आपको तनख्वाह देनी है, और उसके बाद मारिया जाके जो है उसको जो है घड़ियां खरीद ले, मोबाइल खरीद ले, क्योंकि उसको तो पैसे मिले खर्च करने के लिए।
चैनल ने इश्तिहार भी कमाने, अगर इश्तिहार नहीं कमाएगी तो वो कर्जे पे आएगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने जो 12 साल या जितने भी साल वजीर आला बन के चले हैं ना, इनका एक सर का दर्द होता था कि इनको पैसे मिलते थे, वो खर्च कहाँ करने हैं, इनको पैसे जमा कैसे करने हैं, वो इनका सर का दर्द नहीं होता था, वो वफाकी हुकूमत का होता था। अब ये जो है इनको आटे दाल का भाव पता लग गया है कि वफाकी हुकूमत में सबसे पहले तो टैक्स लेने होते हैं, अगर टैक्स होंगे तो आगे खर्चे कर सकेंगे, और अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो फिर कर्जे लेने होते हैं। तो अब इनकी जो है ना, इनकी समझ में आ जाएगा, और 10-15 दिनों में जो जो लोग इनकी तारीफें करते थे ना, डूअर है, ये तमाम की तमाम चीजें इनकी डूअर जो है ना, सारी गिद्दड़ सिंह की सामने कल ही आ गई। पहले तरक्याती अखराजात कम हो गए, बिजली गैस के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, अभी तो आप देखें आगे इनके जो है ना आग का दरिया ये पार कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मईशत के ऊपर काफ़ी डिटेल से उन्होंने बात की है कि ये तमाम जो फैसले हुकूमत को करना पड़ रहे हैं वो ऑब्वियस थे, वो करने थे, लेकिन ये फैसले जब हम कर रहे थे तो हमारे पे क्यों इतना क्रिटिसाइज हो रहा था। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आइंदा इंतखाबात कब होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सा बड़ा रिलीफ मिला है। वेलकम बैक नाजरीन, नई हुकूमत आने के बाद आम इंतखाबात कब होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बनता जा रहा है। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमें खुसूसी टाइम दिया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर सैन शर्जील इनाम मेमन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को आपने टाइम दिया है। सर कहिएगा, नई काबीना बनी और अब इतलात सामने ये भी आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो साहब भी इस नई काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो यानी कि ये असेंबलीज जो इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सवाल आ रहे थे और ये परसेप्शन भी बना था कि शायद ये असेंबलीज 2 या 3 महीनों तक चलेंगी, उसके बाद नए इंतखाबात होंगे, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है कि बिलावल भुट्टो साहब इस काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इस तरह से लग रहा है कि ये असेंबलीज काफ़ी टाइम तक अभी आगे प्रोसीड करेंगी। अभी ये हुकूमत में टाइम है, तो अभी अगर मैं मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए आपसे पूछूं कि अभी जो आम इंतखाबात हैं ये आपको क्या लग रहा है कब तक हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। जी, पहली बात यह है कि बिल्कुल हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टी और खुसूसी अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं तो वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस। जब भी इलेक्शन कॉल होंगे पीपल्स पार्टी की भरपूर तैयारी मौजूद है। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि इंतखाबात कब होंगे, देखिए जी, इंतखाबात से पहले हम ये चाह रहे हैं कि जो भी रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स करने हैं वो किए जाएं, और जिस तरह माजी की हुकूमत ने मनमानी तरीके से इलेक्शन लॉज बनाए थे और उनको मेजॉरिटी भी नहीं थी, इसके बावजूद भी जिस तरह वोटिंग के भी उन्होंने असेंबली में भी जो प्रोसेस इख्तियार किया था कि माइनॉरिटी में होने के बावजूद उन्होंने बिल्डोज किया था लॉ को, तो हम चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें पहले बेहतर हो जाए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं, जो कानून में बेहतरी करनी है वो बेहतरी करेंगे, और फिर उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 1.5 साल हुकूमत पूरा करती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर अगले इलेक्शन होते हैं हम हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। सर इलेक्टोरल रिफॉर्म जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एमक्यूएम के साथ कमिटमेंट की, इस मर्तबा कराची के लोगों को वाकई कुछ मिलने जा रहा है, उनकी जो किस्मत है वो खुलने जा रही है, वाकई उनकी इस दफा सुनी जा रही है। जो जरदारी साहब ने एमक्यूएम को यकीन दहानी कराई और उनका सबसे ज्यादा मुतालबात तो कराची के मसाइल के हवाले से थे। देखिए जी, मैं एक चीज थोड़ा वाज़ेह कर दूं, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि कराची को इससे पहले कुछ नहीं मिला। कराची को के लिए नई गवर्नमेंट ने बहुत काम किए हैं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और बड़े उसमें पैमाने पे कराची में डेवलपमेंट के काम अभी भी इस वक्त जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जहां तक आपने एमक्यूएम की बात की, यस इट्स वेरी ट्रू कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, उनका विजन यही था कि अ पार्ट ऑफ दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हर हाल में हमें जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेकर चलना है। और जब पहली 2 मीटिंग्स हुई थी उसमें मैं मौजूद भी था, और उसमें चेयरमैन साहब ने बिल्कुल कहा था एमक्यूएम की लीडरशिप को कि आप भले जो भी फैसला करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उससे इस मुलाकात का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि साथ चलें। तो अगर कोई ग्रीवेंसेस एमक्यूएम के हैं
तो उसको हम एड्रेस करेंगे और जो भी कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एमक्यू के साथ की है उस कमिटमेंट को हर हाल में जो है वो पूरा किया जाएगा। ठीक है सर, शर्जील साहब ये बताइएगा, आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, इंतखाबी इस्लाहात की बात की है, क्या समझते हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत ने जो मेजरली रिफॉर्म्स किए हैं इस एस्पेक्ट से, वो या तो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से हुए हैं या ईवीएम के हवाले से हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये दोनों एस्पेक्ट खत्म होने चाहिए? देखिए जी, ईवीएम का जो नफाज है, मतलब ये हम लोग प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं सोचते। हम जो हमारे मुल्क का माहौल है, जो हमारे मुल्क की सोसाइटी है, हमें कवानीन हमेशा उसके हवाले से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स और ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप देखें कि हमारे पास जो भी रूरल एरियाज है, खासकर मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, पंजाब या बाकी सूबों में मुझे नहीं पता, यहाँ पे 16-16 घंटे बिजली नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स जो हैं बिजली के, वो बेशतर गाँव से उतार दिए गए हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस। जहाँ पे आपका ये नफाज ही पॉसिबल नहीं है, जहाँ आपके पास बिजली नहीं हो, आप अपने ईवीएम की तरह चलाएंगे, जहाँ पे आपके और सारे इश्यूज हैं, मतलब ये एक प्रैक्टिकल चीज नहीं थी। और हमें जो खदशात हैं जो हमेशा रहे हैं कि इस तरह की कोशिशें की जाती हैं कि इलेक्शन पे धांधली की जाए या बुलडोज किया जाए। तो हम चाहते हैं बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो हालत में, और उसमें जो टेक्नोलॉजी हमारे इस सोसाइटी में, हमारी एजुकेशन है, हमारे पास जिन लोगों की जो शऊर है, जिस चीज को वो समझ सकें, जिस चीज को वो ऑपरेट कर सकें, उस हिसाब से किए जाए। ऐसे कवानीन ना बनाए जाए कि आपका तर्ज जो जिस तरह हम लोग रहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, और हम वेस्ट के मॉडल ले आए। वो भी ईवीएम भी आपको पता होगा कि वेस्ट में काफी मुल्कों में कामयाब नहीं हुआ, वहां पर भी कंप्लेन आई थी। और सर, इंटरनेट वोटिंग के हवाले से जो ओवरसीज पाकिस्तानी को हक दिया जा रहा है वोटिंग का, देखिए जी, उससे देयर इज अ क्वेश्चन, कंट्रोवर्सी कि अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे पता है कि जी मेरे लिए कौन काम कर रहा है, मेरे हल्के में कौन नुमाइंदा है और वो कितनी मेहनत करता है, वो आवाम का कितना मिलता जुलता है, जो लोग रह रहे हैं उनको ही पता होता है। आप जिन लोगों ने डिप्लोमेटिक ड्यूल नेशनलिटीज ली हुई हैं, जिन्होंने ओथ उठाए हुए हैं, उन ममालिक के सरबराहान के साथ, उन ममालिक के कवानीन के साथ, उनको अगर आप कहेंगे जी कि आप उधर भी वोट दें और इधर भी वोट दें, तो उसमें देयर इज अ लॉन्ग डिबेट, और मेरे ख्याल से उस पर जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं हो जाता तब तक इस तरह के फैसले इम्पोज ना किए ना, उसके लिए आप डिस्कस करें, डिबेट कराएं। अब देखें, जब ये लॉज लाए गए असेंबली में, तो किसी भी लॉ पे कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुई। पहले इनको चाहिए था डिबेट कराएं, डिस्कशन कराएं, उसको स्टैंडिंग कमिटीज में उसको डिस्कस करें और देखा जाए कि इन चीजों के क्या नतीजे निकलते हैं। सिर्फ अपनी तरफ से किसी चीज को इम्पोज कर देना, बुलडोज कर देना, वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। शर्जील साहब, पंजाब में क्या सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक कर लिया गया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी थी कि वहां पर 10 या 15 सीटों पर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के लेवल पर या इससे ज्यादा सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की खबरें सामने आ रही थी, तो क्या वो मामला तय पा गए हैं या ये अभी सिर्फ खबरों की हद तक है? देखिए जी, ये मैंने आज कुछ टिकट देखे थे और डेफिनेटली उस पंजाब वाली मीटिंग में मैं मौजूद नहीं था। सियासत में सीट एडजस्टमेंट हमेशा होती भी रही है मुख्तलिफ जगहों पर, तो इसको मैं समझता हूँ कि ये अभी इसमें कोई मेरी इंफॉर्मेशन में कोई इसको फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन अगर होता भी है और लीडरशिप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाती है, तो मेरे ख्याल इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मुख्तलिफ बाई इलेक्शन में आपने देखा होगा कि ये सीट एडजस्टमेंट सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज करती रही है। ठीक है शर्जील साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए कराची, वहां पर उन्होंने केसीआर और कुछ मंसूबों को सीपैक में शामिल करने का भी कहा, और वहां पर चीजों को वफाकी सतह पर वफाक के अंडर बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनको वो एक्सपेडाइट करने जाते हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? और माजी में जो इमरान खान एक पैकेज लेकर आए थे कराची के लिए खास तौर पर, उसको अगर कंपेयर किया जाए तो आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, सॉरी, आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हुई, तो मैं आपका पहला पार्ट नहीं समझा। कैन यू प्लीज रिपीट इट? जी, अभी शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने
उन्होंने KCR समेत कुछ मंसूबे जो हैं वो CPEC में शामिल करने का कहा। बहुत सारे मंसूबे एक्सपेडाइट होने जा रहे हैं। वफाक के अंडर बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो कराची से रिलेटेड है। इससे पहली हुकूमत कराची के हवाले से एक खुसूसी पैकेज लेकर आई थी। वो जो पैकेज की अनाउंसमेंट थी उसको आप किस तरह से देखते हैं? और अभी शहबाज शरीफ साहब ने आकर सिंध पर जो फोकस किया है, जो कराची पर फोकस खास तौर पे किया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी वजीर आजम होता है वो पूरे मुल्क का वजीर आजम होता है, वो किसी एक जमात का वजीर आजम होता है। अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान साहब वजीर आजम थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात थे, और आपने उनके रवैये से देखा होगा। ये मैं बात इससे नहीं कह रहा कि मैं उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट हूँ, कि किसी अपोजिशन से मिलने के लिए वो तैयार नहीं थे, किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, और उनको अपने ईगो के और अना के मसले बहुत थे। जहां तक आपके सवाल से मुतालिक बात है, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब आए हैं और उन्होंने ये बात कही है कि जो पेंडिंग इशूज हैं चीफ मिनिस्टर सिंध ने उनसे तमाम वो जो इशूज जो कि फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, पर्टेन करते थे, वो सारे उन्होंने उजागर किए। उसमें से बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। और यही फर्क है कि अगर ये सोच अगर इमरान खान साहब रखते, भाई सिंध पे चले आपकी गवर्नमेंट नहीं है सूबे में, लेकिन वहाँ लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, और आपको दूसरों के मैंडेट का एहतराम भी करना चाहिए। और अगर वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जो कि जनरल पब्लिक के इश्यूज हैं, किसी के जाती इश्यूज नहीं थे, तो उसको उनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक और चीज बात कह दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान में, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में अगर शुरू किया हो PTI ने या इमरान खान ने, तो मुझे बताएं। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपना जो भी उनको इंतजार का वक्त मिला वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों की नजर, ऑपोजिशन को निशाना बनाने की नजर, ऑपोजिशन की क्या किरदार खुशी की नजर में गुजरा। कोई प्रोडक्टिव और अच्छी बात आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आप या मैं कोई नहीं गिनवा सकते कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो इमरान खान ने शुरू किया, कुछ भी नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि वो इस मरतबा अंदरूने सिंध पे फोकस करने जा रहे हैं। इस इलेक्शन में जो कैंपेन वो अंदरूने सिंध में करने जा रहे हैं, PTI का सिंध में फोकस ही ये होगा। वेरी मोस्ट वेलकम। मैं पीपुल्स पार्टी तरफ से उनको खुशामदीद करता हूँ। अंदरूनी सिंध में इलेक्शन लड़ें। खान साहब खुद किस सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उस पर भी हम वेलकम करते आ जाएं, जहाँ पे भी हैं, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर उनको उम्मीदवार मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। चलिए साहब, कहिएगा, आपने भी कहा कि आप हर वक्त इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, चाहे वो इस साल होते हैं चाहे वो अगले साल होते हैं, आपकी पूरी जमात इलेक्शंस के लिए तैयार है। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में अमूमन यही हो रहा होता है कि हम ये देखते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को बहुत क्रिटिसाइज कर रही होती है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि आपकी हुकूमत और नून लीग की हुकूमत ने मिलकर एक हुकूमत बनाई हुई है, तो आगे नैरेटिव क्या होगा आपका इलेक्शन कैंपेन्स में? देखिए, हमारा इस वक्त जो है, जो पहले एक ग्रैंड अपोजिशन थी, वो उनका ये था पॉइंट ऑफ व्यू कि जी की हुकूमत बनाए, उन्होंने बनाई है। आगे इलेक्शन में डेफिनेटली काफी जगहों पर आपस में कॉन्टेस्ट भी करेंगे। इलेक्शन मुख्तलिफ जो आज अलायंस में बैठे पार्टियां कॉन्टेस्ट करेंगे। इलेक्शन से खुदा न खासा नहीं होती, ये फेयर डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती की फेयर प्ले, और हर पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, जो जीतेगा वो आके सामने आएगा। लेकिन PTI ने जो एक टेंस माहौल पैदा किया, और अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है, जो नफरत का कौम को लेके गए और एक कौम में एक डिवीजन का जो तासुर पैदा किया, ये किसी भी कौम के लिए और मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये इसके आफ्टर इफेक्ट या इसके वो सब चीज वो समझ सकता है, जो कोई लीडर होगा, जैसे कोई विजन होगा, काफी ऐसे डिसीजन होते हैं जो किए जा सकते हैं, जो आपके हाथ में होते हैं, जो हमने अपनी लीडरशिप के पास भी देखे हैं, उनके हाथ में सारे डिसीजन होते हैं, लेकिन वो जानबूझ के इसलिए नहीं कहते कि उनको पता होता है कि जी इसके रिपोर्टेशन जो है वो अच्छे नहीं होंगे। तो खान साहब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं और जिस मैच पे कौम को लेके जा रहे हैं, वो तो कॉन्फ्लिक्ट की सियासत कर रहे हैं। वो इदारों से भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उनके सामने मतलब इलेक्शन कमीशन को भी आपने देखा हुआ, कल उससे भी लड़ाई के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं, उधर उसके दफातर के सामने मुजाहरे करने के तैयार है। ये बता दीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव होंगे जो आप इलेक्शन कैंपेन में शो कर रहे होंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ सेक्टर में सिंध जो है पाकिस्तान को लीड कर रहा है, और मैं बड़े फख्र के साथ कह रहा हूँ, जो हमारे पास जो हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। हमारे सिर्फ साइबर नाइफ या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो बाहर के लोग आके इलाज करवा रहे हैं, मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, NICVD है,
और रोड सेक्टर में पीपुल्स पार्टी ने बहुत काम किया सिंध में। ठीक की नस्बत देख रहे हैं, किसी अपने रिपोर्टर को बोलेंगे जी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बेहतर इम्प्रूव हुआ। हमारी मेन आर्टिफिशियल की जितनी भी है वो बहुत अच्छी बेहतरी है। इरिगेशन नेटवर्क मैनी प्रोजेक्ट हर फील्ड में अच्छे काम हुए, बेहतर काम हुए। हाँ ठीक है, उसको उस तरह किराई नहीं मिली या कुछ नहीं की गई, वो भी ये सोच करके जी ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है, कोई एहसान नहीं है तो हम हर चीज के लिए बैठकर इश्तेहार चलाते रहे। लेकिन खैर काम हुआ है और उसी की वजह है कि आप हो रहे हैं खास हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिंध में, तो वहाँ पीपुल्स पार्टी को अच्छी फजलाई मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद से काफ़ी डिटेल से उनसे हमने बात की है। नाजरीन अब प्रोग्राम का टाइम हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।